आगे क्रो उस पे हमला करता है। तब गांता वहां के स्टेडियम के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से ही क्रो पर हमला करता है। पर क्रो इस बार अपने ब्लेड से उसके हर हमले को रोक देता है। अब गांता को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो क्रो को कैसे हराएगा। तब उस मैच को देखने वाले सभी लोग यही कहते हैं कि ये भी मैच क्रो ही जीतेगा। तब क्रो अपने पेड़ को और भी बड़ा करता है और गांता जिस पेड़ पर खड़ा था उस पूरे पेड़ को कुछ ही सेकंड में काट देता है, जिससे अब गांता और क्रो आमने सामने आ जाते हैं। तभी हम तामाकी को देखते हैं जो कि इसी मैच को देख रहा था। तो वो डॉक्टर उसके पास जाती है और उसे बताती है कि जो गांता के चेस्ट में जो रेड कलर का क्रिस्टल है उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पर हाँ, एक ऑप्शन है उस क्रिस्टल के बारे में जानने का। पर इसके लिए उस क्रिस्टल को गांता के शरीर से निकालना पड़ेगा। तब तामाकी कहता है कि अगर गांता इस मैच को हार जाता है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। फिर हम मैच को देखते हैं जहाँ पे गांता की हालत अब बहुत ही खराब हो गई थी। उसे अब सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। तब गांता को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और फिर वो मन में कहता है कि क्या वो फिर से उसी जगह पर आ गया है। तभी गांता को अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वो किसी के साथ तो लड़ाई कर रहा था, पर इससे गांता को बहुत ही दर्द होने लगता है। तब जिससे वो लड़ रहा था वो कहती है कि वो बहुत ही कमजोर हो गया है। और तभी हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं जो कि छोटी शीरो थी। यानी गांता और शीरो बचपन के ही दोस्त हैं। और अभी ये बात गांता को याद आती है। पर खैर, हम मैच को देखते हैं जहाँ पे क्रो देखता है कि अब गांता बेहोश हो गया है, तो फिर वो वहां से जाने लगता है। पर तब गांता उसका पैर पकड़ता है और उसे रोकता है और वो खुद को संभाल कर इतनी चोट के साथ वो वापस खड़ा होता है। ये देखकर खुद क्रो शॉक हो जाता है। तब गांता कहता है कि उसे जीना है और उस रेड मैन को खत्म करना है और यही उसके जिंदगी का मकसद है। और जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक वो हार नहीं मानेगा। तब गांता का ये जज्बा देखकर क्रो भी फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब गांता क्रो पर हमला करने के बजाय वो ऊपर हमला करता है, जैसे कि ऊपर की एक बड़ी चीज टूट के क्रो पर गिरने लगती है। पर क्रो उस चीज के टुकड़े कर देता है, पर इससे वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी टाइम पे गांधा क्रो के पास जाकर उसके चेस्ट पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। तब क्रो की चेस्ट के जो बोन्स थे वो पहले से ही टूट चुके थे और अब गांधा के इस हमले के कारण क्रो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसे गांधा ये मैच जीत जाता है। आगे हम इसुगुरु और शीरो को देखते हैं। तभी वहां पे इसुगुरु का एक दोस्त आता है और वो उसे बताता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है उसे अंडरग्राउंड रखा है, यानी जी ब्लॉक में, जहाँ पे अभी गांता है। पर हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि इसुगुरु इस जेल में एक लड़की को ढूंढने के लिए ही आया है जो कि उसके बहुत ही करीब है। खैर, वो उसे जी ब्लॉक का एड्रेस देता है और फिर वो दोनों ही वहां के लिए निकल जाते हैं। आगे हम गांता को देखते हैं जो कि अपनी ट्रॉफी के साथ वहां से जा रहा था। तब क्रो होश में आता है और वो गांता को कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। देन फिर वो स्माइल करके उसके साथ हाथ मिलाता है। फिर गांता अपने रूम में जाकर यही सब सोच रहा था। तभी वहां के टीवी पर क्रॉप्स कार्निवल का पोस्ट गेम शुरू हो जाता है जिसमें क्रो को एक कुर्सी पर बांध के रखा था और तब वहां पे वही फीमेल डॉक्टर एक मशीन के साथ आती है और फिर वो उस मशीन को शुरू करती है। तब उसमें बाई आंख लिखी आती है और तब वो डॉक्टर क्रो की बाई आंख खींच कर निकाल लेती है। और हाँ, तुम में से कुछ लोग समझ चुके होंगे कि यही क्रॉप्स कार्निवल के मैच को हारने की पनिशमेंट है। तब ये देखकर गांधा की हालत तो और भी खराब होने लगती है। फिर आगे हम इसुगुरु को देखते हैं जिसने एक प्लान बना लिया था और वो शीरो को वहां के पुलिस पर हमला करने के लिए कहता है और तब तक वो उनके लिए रास्ता बनाएगा। तब शीरो इसुगुरु की बात मान के उन पे हमला करती है और वहीं पर इसुगुरु एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उनके माइक से हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है और शायद से वो लोग सिस्टम को हैक कर रहे हैं। तो वो यहाँ के पूरे एरिया की पावर कट कर दे जिससे वो लोग हैक नहीं कर पाएंगे। तब हेडक्वार्टर इसकी बात मान के पावर कट करते हैं और साथ ही में वो पूछते हैं कि वहां पे कितने लोगों ने हमला किया है जिसे वो उतने ऑफिसर्स भेज सके। और तब यहाँ पे इसुगुरु अपने रंग दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि उनके ऊपर एक लड़की ने हमला करा है जिसके वाइट कलर के बाल हैं और ये कहकर वो अकेला ही जी ब्लॉक की तरफ जाने लगता है। तब हम शीरो को देखते हैं जिसके पास कई सारे ऑफिसर्स आ गए थे और हर एक के पास गन थी। पर तब एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है कि शीरो ना कि बस उन ऑफिसर्स को मारती है, पर वो उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देती है और ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उन सभी ऑफिसर की लाशें
बहुत ही दूर जाके गिरती है। और ये सब इसुगुरु भी देख लेता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा फट जाती है, क्योंकि देखो उसे पता था कि शीरो पावरफुल तो है, पर इतनी पावरफुल है उसने सोचा तक नहीं था। वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, पर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। और साथ ही में अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसा ही एनिमेज़ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तभी पावर यूज़ करने के कारण शीरो थक गई थी और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तब उसके पास 2 आदमी आते हैं और देखने से ये ना ही कोई ऑफिसर लगते हैं और ना ही जी ब्लॉक के कोई गार्ड, ये अलग थे। तब उन्होंने इसुगुरु को देख लिया था, पर वो उसे इग्नोर करके वो शीरो के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम गांता को देखते हैं, जो कि शीरो और इसुगुरु को याद कर रहा था, कि तभी उसके रूम के बाहर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें उसे आती हैं, जहाँ पे वो लड़की अपने फ्लावर्स को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस आदमी को बहुत ही भूख लगी थी, तो इसलिए वो उन फ्लावर्स को खाना चाहता था। तभी उनके बीच में एक आंता आता है और वो अपना खाना उस आदमी को देता है, और वह आदमी खाने के साथ वो उस पूरी प्लेट को भी खा लेता है, पर उसका पेट अभी भी नहीं भरता। तो वो फिर से उस लड़की से वो फ्लावर्स मांगता है। तब गांता उसे नीचे गिराता है और इसी टाइम पे वो दोनों एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी खाने की तलाश में वहां से चला जाता है। तब वो दोनों जिस रूम में छुपे थे वो रूम उसी लड़की का था। उसका पूरा रूम अलग अलग फ्लावर से भरा हुआ था। खैर वो गांता को शुक्रिया अदा करती है उसकी मदद करने के लिए, और फिर वो उसे अपना नाम बताती है, मिनोत्सुकी। तब वो गांता को बैठने के लिए कहती है और फिर वो उसे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसके कारण उसे अपना खाना देना पड़ा। तब गांता उसे चिंता करने से मना करता है, क्योंकि वैसे भी उसे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तब मिनोत्सुकी कहती है कि ज़रूर से उसने पोस्ट गेम शो देखा होगा। इस बात पे गांता हाँ कहता है और फिर वो इस जगह को क्रिटिसाइज करने लगता है। तब मिनोत्सुकी को भी ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब वो कहती है कि उनकी इन पावर्स की वजह से उन्हें उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है जिन्हें वो पसंद करते हैं। और फिर वो गांता के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है, क्योंकि ये सब करते करते मिनोत्सुकी अंदर से टूट गई थी। पर तब गांता बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि मिनोत्सुकी उसके कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई थी। तब उसका रोना बंद करने के बजाय गांता वहाँ के फ्लावर्स के बारे में बातें करने लगता है। आगे मिनोत्सुकी गांता को कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और फिर वो उसे अपनी पीठ दिखाती है जहाँ पे कई सारी चोटों के निशान थे। और तब वो बताती है कि उसके पिता उसे अब्यूज़ करा करते थे, और जो उसकी मॉम थी वो रेड होल इंसिडेंट में मारी गई थी। यहाँ पे वो वही इंसिडेंट की बात कर रही हैं जब टोक्यो सिटी पे स्पेस से एक अनजान चीज़ आके टकराई थी। पर उसकी मॉम की डेथ होने के बाद उसके पिता उसे और भी अब्यूज़ करने लगे थे। तब एक दिन वो उसे अब्यूज़ कर रहे थे कि उस टाइम पे उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, और तब वो रियलाइज़ भी नहीं कर पाई कि उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन्हें मार दिया है। फिर जब वो कोर्ट में थी तब तामाकी ने गांता की तरह ही मिनोसुगी को भी फंसाया और उसे इस जेल में लाकर इस शो में डाल दिया। और फिर वो अपने भाई के बारे में कहती है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और वो उसे आखिर तक बचाने की कोशिश कर रहा था। पर खैर अब उसे ये पावर यूज़ नहीं करनी है और ना ही इस शो में रहना है, क्योंकि वो अब किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फिर वो रोते हुए गांता की तरफ जाती है, कि तभी उसका ड्रेस पहले से थोड़ा-सा खुला ही था, कि उसके हिलने की वजह से वो सामने से भी खुल जाता है। इसके कारण वो दोनों ही बहुत ही शर्मा जाते हैं। पर तब गांता उसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उनके पास पावर्स तो है ही। तब मिनोसुकी अपनी पावर यूज़ नहीं करना चाहती थी। तब ये बात गांता समझ जाता है, तो वो उसे कहता है कि उसे अपनी पावर यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब जाते-जाते उन्हें एक आदमी दिखता है, जो कि बिना कपड़ों के बेहोशी की हालत में वहाँ पे ही पड़ा था। तब वो उस पे ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब मिनोसुकी के ऊपर लोहे के पाइप गिर रहे थे। तब गांता उसे बचाते समय उसके पैर पर चोट लगती है, और तब वहाँ पे जी ब्लॉक के गार्ड्स आते हैं, पर वो उन पे हमला नहीं करते हैं, क्योंकि अगले दिन उनकी मैच होने वाली थी। और तभी हमें एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि क्रॉप्स कार्निवल के अगले शो में गांधा और मिनोसुकी में मैच होने वाली है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि गांधा आगे क्या करेगा। क्या वो मिनोसुकी के लिए हार जाएगा या फिर वो कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। पर अभी के लिए यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है।